Hello, welcome to the student. In previous classes, I discussed about the digestive system in human. But today I am going to discuss about the unicellular nutrition in amoeba. क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है और वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को भी अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो है भोजन की जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी क्या होगा, जिस तरह से हम जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में कई स्टेप होते हैं, तो उसी तरह से वही प्रोसेस जो अमीबा में भी होता है। अमीबा में भी इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईगेशन, ये पांचों स्टेप होता है। ये पांचों स्टेप को मैं क्लियरफाई कर रही हूँ कि अमीबा इज ए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एनिमल जनरली फाउंड एट द मार्सी प्लेसेस ऑफ। तो ये एक यूनिसेलर, अब सोच लिया जाए कि इतने छोटे हैं और उसके लिए भी कितना माइन्यूट जो होगा फूड पार्टिकल होगा, कितने माइक्रो पार्टिकल होगा। तो अब अमीबा का शेप जो है वो इरेगुलर शेप होता है और इरेगुलर शेप होने के कारण जो है ये क्या करेगा, जब भी इसके कोई सेंसेशन में पता चलेगा कि कोई फूड पार्टिकल उसके आसपास कहीं है, तो सेंसेशन के कारण वो क्या करेगा, तो स्यूडोपोडिया का वहाँ पे फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया क्या, फॉल्स फीट। अमीबा में कोई अपना खुद का पैर नहीं होता है, उसमें साइटोप्लाज्म का मूवमेंट उस डायरेक्शन होता है, तो वहाँ पे एक फीट लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। तो स्यूडोपोडिया उस फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है और देन द सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट एंड द फूड पार्टिकल कम्स इनटू एंड मेक ए फूड वैक्यूम। तो जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आता है अमीबा के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज इंगेशन। The taking food particle inner side of their body, that process is called irrigation। तो यहाँ तक हो गया। अब जब इंगेशन हो गया, फूड पार्टिकल आ गया, तो उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है और उस लेयर बनने से ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल का निर्माण किया। फूड वैक्यूल बना, तो फूड वैक्यूल में अब वो डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से ये भी अमीबा अपना फूड को डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्टेड फूड जो जैसे ही डाइजेशन होता है, तो ये डाइजेस्टेड फूड जो है इस साइटोप्लाज्म जो लिक्विड लाइक पाए जा रहे हैं, इस साइटोप्लाज्म में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड आफ्टर डाइजेशन, दैट फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब जब ये साइटोप्लाज्म में हो गया, तो फिर वहां से उस एब्जॉर्ब फूड जो है उसको यूज किया जाता है अमीबा के द्वारा, और उस यूज्ड फूड जो है उससे क्या मिलेगा, अमीबा को एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों एक साथ में दिखा रही हूँ। ये फूड वैक्यूल अंदर आया और उसको जो है इन प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम द फूड जो है इज डाइजेस्टेड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। आफ्टर डाइजेस्टेड फूड, that food is again absorbed into the cytoplasm, that process is called absorption. After absorption, that food, absorbed food are utilized by the amoeba for get energy, to obtain energy, that is called assimilation। अब एसिमिलेशन के बाद जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब उसका क्या किया जाएगा, तो सच फूड पार्टिकल विच आर नॉट एब्जॉर्ब, दैट आर एग्जिस्ट आउट बाय द रप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड जो है ईगेशन। द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल विच आर नॉट digested, it can be removed out their body, that is called irrigation। okay, इस प्रोसेस को irrigation कहते हैं। इस तरह से आपका ये जो डाइजेस्ट न्यूट्रिशन जो है अमीबा कंप्लीट होता। लेकिन जब पिछली बार में डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने जो बताया था, तो उसमें कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ का था प्रोसेस, तो मैंने उसने छोड़ दिया था। तो अमीबा के बाद मैं आप बता रही हूँ टीथ, ह्यूमन इन टीथ। ह्यूमन में टोटल जो है 32 पेयर्स जो है 32 टीथ होते हैं, 16 लोअर जॉ एंड इन अपर जॉ 16 टीथ। टोटल जो है तो कितने होंगे, 32 टीथ। अब ये जो है टीथ टोटल लाइफ पीरियड में 2 बार टीथ होते हैं। फर्स्ट ड्यूरिंग द बेबी बॉर्न व्हेन इट इज ग्रोइंग पीरियड, देन द फर्स्ट टीथ विच इज कम्स आउट, दैट इज कॉल्ड द टेम्पोररी टीथ, या जो है उसको क्या कहेंगे, मिल्क टीथ। आफ्टर द फॉलिंग ऑफ the milk teeth, the second teeth which is comes out, that is known as the permanent teeth। तो टीथ का 2 सेट हो गया, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। टीथ जो है मिल्क टीथ एक बार वो टूट जाएंगे, उसकी जगह पे दूसरे आएंगे, उसे कहेंगे परमानेंट टीथ। अब ये 16 पेयर में जो है फर्स्ट फ्रंट का जो 2 है टीथ, ये 2 और ये 2, ये क्या है, इधर का भी 2, ये 2, इस दोनों टीथ को हम क्या कहते हैं,
इसको कहेंगे इंसीजर। इस इंसीजर टीथ का काम क्या, कैसा देखने में, क्योंकि ये फ्लैट है इंसीजर, और इसका काम क्या है, हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग। इंसीजर टीथ दोनों, दो इधर और दो इधर जो टीथ है उसे कहते हैं इंसीजर, और इसका काम है कट करना, कोई भी फूड पार्टिकल को काटने और उसे जो है क्या करेंगे, काटने में, दांतों की मदद से जो काटने में, कटिंग एंड बाइटिंग में हेल्प कर रहा है। दूसरा ये टीथ है, दूसरे टीथ को कहते हैं प्री मोलर। अब इस प्री मोलर टीथ का काम क्या है, सॉरी ये 9, ये सिंगल टीथ है, थोड़ा पॉइंटर होता है, और इस काम का क्या काम है, इसे टीथ का दूसरा जो वो एक ही है, सिंगल वन टीथ है, और इसका काम है पॉइंटर और हेल्प इन द जो है होल्ड एंड टियर द केनाइन। इसका काम है तोड़ द फूड को वो क्या करेगा, तोड़ करेगा, ये इसका काम है। तब उसके बाद दूसरा सेट जो है टीथ का वो क्या कहलाता है, ये दोनों को कहते हैं प्री मोलर। इस प्री मोलर टीथ का काम है क्रस्ट एंड च्यूइंग, क्रस्ट एंड ग्राइंड करने की कोशिश करता है, और उसके बाद ये तीनों टीथ का जो सेट है इसको कहते हैं मोलर। ये ग्राइंडिंग, परफेक्ट ग्राइंडिंग, ये तो ग्राइंड कर ही रहा है, लेकिन परफेक्ट ग्राइंडिंग में जो मदद करता है वो कौन कर रहा है, मोलर। याद रहेगा, टीथ का जो 4 सेट है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम है कटिंग एंड बाइटिंग, केनाइन एक ही होता है, सिंगल पीस होता है, दोनों तरफ एक एक है, यहाँ पे 2 इधर 2 इधर 4 जो टीथ है, नीचे 4 ऊपर, ये उसे इंसीजर कहते हैं, नीचे 2 और 2 ऊपर उसको कहते हैं केनाइन, टोर एंड फोर, एंड उसके बाद 2 नीचे 2 2 का दोनों तरफ का सेट रहेगा, उसको कहते हैं प्रीमोलर जो कि क्रस्ट और ग्राइंड करता है, और 3 सेट जो नीचे है उसे कहते हैं मोलर। इस मोलर को क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग करने में होता है। तो ये हमारा टीथ का क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी मल्टी जो है सेलर ऑर्गेनिज्म, जो वेल डेवलप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या काम है, तो ये कैसे हेल्प करता है ये पता चल गया। अब जो दूसरा है, अब हमारे सिर्फ भोजन को मुंह में डालेंगे तो टीथ तो केवल बाइट और कही है, लेकिन ग्राइंडिंग और ये सब करने में हमारा जो है टंग्स का बहुत बड़ा हेल्प है। टंग्स जब तक उसको पलट कर भोजन को वो जब तक उसके दांतों के नीचे नहीं लाएगा, अगर मेरे सपोज ऐसा किया जाए कि हमारे मुंह में जो है टंग्स नहीं है, तब क्या होगा, अगर मुंह में ये टंग्स नहीं है तो हमारे दांतों के नीचे भोजन लाने का कौन मदद करेगा, तो नहीं हो पाएगा। तो ये टंग्स है। तो अब टंग्स का दूसरा भी फंक्शन है जो हमारे भोजन की टेस्ट को भी बताता है कि किस तरह भोजन मीठा है, खट्टा है, तीखा है या गर्म है, ये टेस्ट कौन बता रहा है, तो टंग्स का जो ये फ्रंट ये मैंने दिखाया है, सबसे बैकवर्ड जो पोर्शन है वो क्या टेस्ट देता है, बीटर। उसके जस्ट थोड़े से आगे वाले जो है पोर्शन वो क्या टेस्ट देंगे, सोर, वहीं से पता चलेगा सोर का टेस्ट। ठीक उसके आगे वाला पोर्शन है वो बताता है सॉल्टी, और उसके पीछे जो है सबसे आगे वाला फ्रंट का जा, फ्रंट को स्वीट, फ्रंट के थोड़े बैक जाएंगे तो सॉल्टी, उसके बैक जाएंगे तो सॉल्ट, सबसे पिछले हिस्से में जाएंगे तो ये बीटर टेस्ट देता है। इस तरह से मैंने जो है इसको कंप्लीट किया। फिर मैं बताती हूँ कि जो आपका नेक्स्ट जो है रूमिनेंट में कैसे डाइजेशन होता है मैं उसको बताती हूँ। In these classes, I am going to discuss about the ruminant. First of all, such animal which eat grass, that is called the ruminant. वैसे एनिमल जो घास खाने वाले एनिमल, grass eater animals is known as the ruminant. और in this class, I am going to discuss about the how the ruminant जो है digest their food. तो डाइजेस्ट जो है हम जैसे एनिमल्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स या जो घास नहीं खाने वाले, अगर वो घास खा लेंगे तो क्या होगा, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज एक टफ
हार्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी मुश्किलें होती हैं। इस रूमिनेंट में ग्रास ईटर एनिमल्स जो है, ये जब ग्रास को ग्रेजिंग करने के समय थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, व्हेन इट स्टार्ट टू ग्रेजिंग, then it will be start to grazing. During the grazing period, when it graze the grasses, then first of all partially chewed the grass with the help of teeth and tongues and passed it to the rumen. यहाँ पे रूमेन में वो पास करते जा रहा है, जो भी घास को चल रहा है वो यहाँ पे लाकर के वो स्टोर करता जाता है। और स्टोर करने के बाद जब वो ग्रेजिंग कंप्लीट होते तब वो जब वो बैठता है, रिलैक्स मूड में रहता है, तो फिर इसी रूमेन से ग्रास को वो वापस मुंह में लाता है। इसको कहते हैं रूमेन को बाई डायरेक्शनल। फर्स्ट जो ग्रास है थ्रू द माउथ पास इनटू द रूमेन, अगेन फ्रॉम द रूमेन टू पास इनटू द माउथ, फिर वो वापस माउथ में भी आता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं। फिर माउथ में आते हैं, फिर उसको अच्छे से वो पार्सली चबाता है। और ये स्लाइवरी ग्लैंड्स है, स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकलता है वो फूड को अच्छी तरह से च्यूइंग करने में, क्रश करने में हेल्प करता है, ताकि फूड जो आसानी से इस ओएसोफेगस से वो वापस कहाँ जा सके, ओमेशम में। तो ये सॉरी इसमें जा सके, रेटिकुलम में पूरा चबाया हुआ भोजन जो है रेटिकुलम आता है। रूमेन और रेटिकुलम एक दूसरे के पास पार्सली कनेक्टेड रहते हैं थिनर मेम्ब्रेन से। तो ये पूरा चबाया हुआ भोजन आपके रेटिकुलम में आते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल का जो स्टोमक वो 4 चैम्बर का है, एक रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेसम, चौथा एबोमेसम, ये 4 पार्ट है। तो रूमेन में पहले जो है पार्सली चबाया हुआ ग्रासेस कहाँ आता है, रूमेन में, जिसको कर्ड कहते हैं। जब वो आफ्टर द ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम व्हेन इट विल बी रेस्टिंग इन पीरियड, देन फ्रॉम द रूमेन once again the grasses comes into the mouth, then it will be finally crushed chewed with the help of saliva, then again it pass into the reticulum. Here rumen and reticulum the bacteria are present which kills the germs which comes with the food particle. लेकिन इसमें कोई एसिड नहीं है, जैसे हमारे जो शरीर में एसिड है वो यहाँ पे इस दोनों जगह में एसिड नहीं है। जब यहाँ आने के बाद तब फिर फूड कहाँ जा रहे हैं, ओमेशम में। ओमेशम जो है यहाँ पे फूड के साथ जो भी वाटर या न्यूट्रिएंट आए हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये रूमेन का दूसरा नाम भी मैं बता दी थी, इसको कहते हैं पॉन्च, और रेटिकुलम का दूसरा नाम क्या है, इसको पॉन्च कहते हैं, POUNCH, और रेटिकुलम का दूसरा नाम है इसका हनीकॉम, और ओमेशम का नाम है मेनीप्लाइज। तो फिर यह फूड कहाँ चलाया, इस पोर्शन में आया, यहाँ पे जो है मेनीप्लाइज कहते हैं। यहाँ आए हुए फूड और न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ से, जो फूड आया है उससे, और फिर इसको यहाँ से पास कर दिया जाता है किसके, एब्डोमेन, जो है एबोमेशम में। जो अब इस एबोशम से फूड को जो है फिर नेक्स्ट कहाँ पास किया जाता है, सिस्टम में। अब यहाँ फूड में जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेनक्रियाज से, फिर यहाँ से निकलने वाले पेनक्रियाज जो है वो सारा पेनक्रियाज यहाँ पे, इस पेनक्रियाज से निकलने वाले लीवर्स है, ये लीवर है, ये पेनक्रियाज से निकलने वाले, लीवर से निकलने वाले एंजाइम सभी सिस्टम में जाते हैं, और उस फूड को अच्छी तरह से, पहले एसिडिक मीडियम है फिर उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, और तब जाके फूड का जो है कम्प्लीटली यहाँ पे डाइजेशन होता है। सेलुलोज इसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो सेलुलोज को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड को कहाँ पास किया जाता है, इस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड का यहाँ तो ये जो सीक्वेंस है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे एब्जॉर्बेशन हो गया, डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट, वहाँ से फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और रेस्ट जो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए हैं उसको पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन इट विल बी एग्जिस्ट आउट। तो इस तरह से कंप्लीट जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे आपका जो है रूमिनेंट में कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।